कोरोना वायरस के फैलते ही जो लॉकडाउन का निर्णय किया गया उसके बाद अभी जो पहला फेज़ है 21 दिनों का वो तो ख़त्म हो गया है। 14 अप्रैल के बाद दूसरा जो फेज़ है वो केंद्र सरकार ने अभी 3 मई तक उसको बढ़ा दिया है। अभी 3 मई ये जो लॉकडाउन बढ़ाने का कार्यकाल है, इसके बीच जो कुछ हुआ है इस देश की मज़दूरों के साथ, वो बहुत बुरा हाल है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद अगर कुछ असर पड़ा है तो वो अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। कोरोना की वजह से लोगों की जानें जा रही है और सरकार कोरोना से निपटने के लिए जो कदम उठा रहे हैं उन कदमों में जो आम आदमी है उसके बारे में उसको उनकी जो राहत देने की बात है वो कागज़ पे है। असल में ये हो रहा है, हमने देखा कि दूसरी बार जब एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन हुआ तो तुरंत बांद्रा स्टेशन के बाहर हजारों हजारों लोग उमड़ पड़े। उन्हें ऐसा किसी ने कहा कि भाई ट्रेन शुरू हो रही, अपने गांव चलो। यहाँ कोरोना की वजह से भूखे मरना है या और किसी वजह से, तो अपने गांव में जाके मरेंगे। इसका मतलब ये एक डेस्परेशन था। यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले या जिनके पास घर ही नहीं है, ऐसे हजारों लोगों के पास किसने मैसेज दिया? अब एक चैनल ने ये बात फैलाई कि ट्रेन निकल रही है। सवेरे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि लॉकडाउन 3 मई तक जाएगा आगे, और शाम को लोग उमड़ पड़े बांद्रा स्टेशन में। ये कोई ऐसी ही बात नहीं है। किसी एक चैनल ने न्यूज़ दी कि ट्रेन चलेगी, ये गलत न्यूज़ थी। अब इसको इस्तेमाल किया कि कुछ लोगों ने सरकार के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हो रहा है। अब प्रोटेस्ट है या लोगों का फ्रस्ट्रेशन है, ये जानने की ज़रूरत है। आज लोग प्रोटेस्ट के मूड में नहीं है। आज लोग ज़िंदगी बचाने के लिए अपने घर, अपने गांव, अपने बच्चों के सेहत, अपने फैमिली के अंदर रहने के लिए किसी भी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में वो बांद्रा स्टेशन में किसी के आह्वान पर इकट्ठे हुए, किस न्यूज़ की वजह से इकट्ठे हुए, वो तो एक बार इन्वेस्टिगेशन के है। उसको सरकार के विरोधी जो एक ऐलान करने का किसी ने साजिश की है तो उसका एक इन्वेस्टिगेशन तो होगा ही होगा। लेकिन हमें जो जानना है वो ये है कि लॉकडाउन के बाद सरकार ने जो केंद्र सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाले उसका असली इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है, हम उसकी चर्चा करते हैं। चर्चा इसकी करनी ज़रूरी है क्योंकि सरकार ने ये कहा कि आप लॉकडाउन के पीरियड में अगर आपका रोज़गार डूबता है तो हम मालिकों से ये कहेंगे कि आपका रोज़गार प्रोटेक्ट करें। अगर मान लो आपका रोज़गार लॉकडाउन के पीरियड में नहीं होता है तो आपकी तनख्वाह, आपकी सैलरी या पगार, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि हाँ, हर जो रेशन कार्ड वाला है उसको 5 किलो तो मिलते हैं, धान मिलता है, तो हम चावल, दाल, धान, तेल, ये जो फूड पैकेज है ये हम राशन के दुकान पर देने की कोशिश करेंगे। 5 किलो का 7 किलो करेंगे और 5 किलो इसके बाद हम मुफ्त में भी देंगे। मतलब लोगों को ये आश्वासित किया गया है लिखित तौर पर केंद्र सरकार ने कि हम आपको आपकी तनख्वाह प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी नौकरी प्रोटेक्ट करेंगे और आपको राशन कार्ड पर 7 किलो जो मिलता था उसकी बजाय और 5 किलो मुफ्त देंगे। अब सवाल ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन करके पीडीएस सिस्टम पर सरकार ने क्या ध्यान भेजा है, और इसको कहा गया कि हर राज्य सरकार इसको अमल करे। राज्य सरकारों की जो यंत्रणा है वो किस हद तक काम करती है और नहीं करती, वो तो देखने वाली बात है। जहाँ तक महाराष्ट्र सरकार का सवाल है, हम तो ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार हो या केरल सरकार हो या राजस्थान सरकार हो, छत्तीसगढ़ सरकार हो, इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपने अपने राज्यों में कोरोना के बाद लॉकडाउन की व्यवस्था को संभालने की कोशिश की है। महाराष्ट्र सरकार की बात करें कि हर रोज
सभी मंत्रीगण खुद जनता से संवाद करते हैं और यंत्रणा को एक इस ढंग से हिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ राहत मिले। और ऐसे वक्त बांद्रा स्टेशन पे जो लोग इकट्ठे हुए, उसके एक दिन पहले सूरत के बाजार में हजारों लोग, हमें घर जाने दो, हमें तनख्वाह नहीं मिल रही, हमें रोजगार डूब गया है, हमें खाने को पैसा नहीं है, ये हमने देखा। इसके पहले हमने देखा कि तेलंगाना के रास्ते पर हैदराबाद के हाईवे के आसपास लोग जुट गए। इसके पहले हमने देखा कि गाज़ियाबाद हो या फरीदाबाद हो या दिल्ली के आसपास के लोग, जो मजदूर अपने गांव के पास जाने के लिए पैदल निकल पड़े। ये जो बात है कि सरकार कहती एक है और उनको अपनी जो स्टेट मशीनरी है, यंत्रणा है, उससे वो काम करवा नहीं रहे। लोगों को नौकरी जाए गई, वो तो डूबी गई है, तनख्वाह प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है। और कोई भी ऐसा कानून जो उद्योगपति या छोटे उद्योगपति हो, बड़े उद्योगपति हो, उनको ये कहे कि नहीं आपको ये देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार उनसे हाथ जोड़ के कहती है, तो कौन हाथ जोड़ के सुनने वाला है, चाहे सरकार हो कोई भी हो। उन्होंने तो मजदूरों की छुट्टी कर दी है। अब मजदूर बैठे बैठे मरे या घर के पास जाए। सरकार ने कम से कम लॉकडाउन डिक्लेयर होने के पहले अगर रेलवे को कुछ ट्रेनें खास करके आर्मी या पुलिस के जरिए कंट्रोल करके जो कोविड के जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है उसको संभालते हुए, फिजिकल डिस्टेंसिंग को संभालते हुए अगर लोगों को, माइग्रेटेड लेबर को, लोगों को घर तक पहुंचाया होता तो ये समझने वाली बात थी। सरकार ने ऐसा तो किया नहीं, लोगों को रास्ते पे छोड़ दिया। लोगों को घर नहीं है, लोगों को खाना नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। ये माइग्रेंट लेबर करे क्या? ये कौन है माइग्रेंट लेबर? जो हमारे छोटे छोटे उद्योगों में बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, बम्बई जैसे जगह पे काम करते हैं, पंजाब में जहाँ उद्योग हो वहाँ पे जाके काम करते हैं। और अब जब लॉकडाउन में उनको कोई भी ऐसी सहूलत नहीं मिल रही और खाने को दाना पानी नहीं है, तो करें क्या बेचारे? तो ये बेचारे अब फ्रस्ट्रेशन में उनका परिवर्तन हो रहा है। आज सवाल ये है कि यंत्रणा, जो शासन यंत्रणा है, क्या इनके पास ये ध्यान देगी? ट्रेड यूनियन जॉइंट एक्शन कमेटी, इन्होंने स्पष्ट रूप से 2 अप्रैल को हमने मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी। उसमें हमने 15 प्रस्ताव सरकार के पास रखे और हमने ये कहा, हम आपके पास एक सहयोग करके ये 15 प्रस्ताव आपके पास रखते हैं। आप कृपा करके हमारे साथ जो माध्यम है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, उस माध्यम से हमसे चर्चा करेंगे। हम सहयोग करना चाहते हैं सरकार से। तो हम चाहते हैं कि सरकार की ये जो डिक्लेरेशंस है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, इसके ऊपर कैसे अमल किया जाए। इसके लिए आज जो माइग्रेंट लेबर है, क्या इसकी कोई गिनती है सरकार के पास? कोई बेस, कोई डाटाबेस है? ना हमारे पास है ना आपके पास है। आपके लेबर डिपार्टमेंट से या और कहीं अन्य और मशीनरी जुटाकर इनकी कहीं ना कहीं लिस्टिंग करो कि माइग्रेंट लेबर कितने हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो आंगनवाड़ी महिलाएं हैं, जो आशा वर्कर्स है, जो मथाड़ी वर्कर्स है, जो फेरी वाले हैं, जो बीड़ी वर्कर्स है, जो कंस्ट्रक्शन लेबर है, जो नाका कामगार है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। माइग्रेंट लेबर है, कौन से कहाँ से आए मालूम नहीं है। क्या इसकी कोई गिनती आप नहीं करोगे? क्या लेबर डिपार्टमेंट का ये काम नहीं है कि महाराष्ट्र में कितने लोग हैं? हम ऐसे समझते हैं कि 20 लाख लोग मुंबई, ठाणे और रायगढ़ के आसपास में ही जितने छोटे छोटे उद्योग हैं वहाँ पे वो काम करते हैं। जो मिलेगा वो काम करते हैं। इनके कोई संगठन नहीं है। लेकिन ट्रेड यूनियन जॉइंट एक्शन कमेटी और कामगार संगठन संयुक्त कृति समिति के अंदर हम जो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो वर्कर्स हैं, जिनके हमने अभी नाम गिने, जिनका हमने भी वर्णन किया, ऐसे बहुत बड़े बड़े संगठन हैं, इनको भी पता नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर को मालूम है कि अपनी मेंबरशिप कितनी है, लेकिन आज सवाल है ऑर्गेनाइज सेक्टर से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लाखों की तादाद में लोगों का संगठन नहीं है और ऐसे वक्त उनको रेशन कार्ड नहीं है। जिनको रेशन कार्ड नहीं है उनको रेशन देना, क्या ये सरकार का काम नहीं है? हमने इतना ही कहा कि जिनके पास रेशन कार्ड नहीं है उनको रेशन दे दो, मुफ्त में दे दो।
गोडाउन में धान भरे, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में गोडाउन ओवरफ्लो हो रहे, वो राशन की दुकान पे आना चाहिए, लोगों के पेट में दाना जाना चाहिए। ये हमने कहा। क्या ये कानून के जरिए, फूड सिक्योरिटी एक्ट के जरिए सरकार का काम नहीं इसको अमल में लाना? फिर शासन यंत्रणा क्या कर रही है? इसलिए हमने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कहीं ना कहीं बात तो करेंगे, डायलॉग करेंगे, नहीं तो आदमी फ्रस्ट्रेट होगा। 2 अप्रैल को हमने ये मुख्यमंत्री जी को मेल भेजा। उसके बाद हमने फिर एक बार 11 तारीख को हमने जूम में हम सभी जो संगठन हैं, कौन कौन संगठन है, हम भारतीय कामगार सेना है, AITUC है, इंटक है, CITU है, HMS है, NTU है, श्रमिक एकता महासंघ है, बहुत सारे ST BST ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, वेंडर्स, आशा आंगनवाड़ी, सभी कर्मचारियों, चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर में हो चाहे फॉर्मल सेक्टर में, इनके हम नुमाइंदे हैं। इनकी तरफ से हम सरकार को ये अपील करते थे कि लोगों के भूख जो है उसको मिटाओ। इनकी तरफ से हम लोगों को अपील करते थे कि सरकार को चाहिए कि इनका वेतन प्रोटेक्ट करे और इसलिए एक डाटाबेस तैयार करे। वो डाटाबेस तैयार करते हुए हम भी लोगों से अभी हमने अपील की है। हमने अपील ये की है, बांद्रा का जब एक बहुत बड़ा कांड हमने देखा, उसके पहले सूरत का देखा, ये जो होलोकॉस्ट है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, इसका गलत इस्तेमाल जो सत्ता में नहीं है वो जब करते हैं तो वो गलत है। हम आज सत्ता में जो है वो महाविकास आघाड़ी, हम उनसे चाहते हैं कि भाई ये जिंदगी के सवाल है, मजदूरों के सवाल है, आखिर मजदूर संपत्ति को पैदा करता है। इन मजदूरों को बचाना ये हमारा धर्म है, ये हमारा काम है। ये हर धर्म के लोग हैं, इनकी जात मत देखो, इनका धर्म मत देखो, ये भारतीय है, ये मजदूर है, ये संपत्ति के निर्माता है। इनके लिए मुफ्त राशन देना या शासन का कानूनी कर्तव्य है। इनको इनका इकोनॉमिक प्रोटेक्शन देना यह कानूनी कर्तव्य है। शासन को अगर आगे बढ़ना है, कोरोना से जूझकर कोरोना को हराना है, तो ये जो जिंदगियां हैं, ये आम आदमी की ज़िंदगी जो है, ये ज़िंदगी अभी बचना बहुत ज़रूरी है। कोरोना के पश्चात जो अर्थव्यवस्था इस देश में और पूरे जगत में बनने वाली है, वो यही कहती है कि सरकार पूंजीवादी हो या साम्यवादी हो, अर्थव्यवस्था में लोगों के हित के लिए आपको काम करना है। और सभी सरकारें पूंजीवाद, अभी हमने देखा कि निजी क्षेत्र कुछ नहीं काम कर रहा है, निजी क्षेत्र कोई सहयोग नहीं दे रहा है। PM केयर में पैसा जमाओ, बस, इसके अलावा और तो कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन जो काम करने वाले मजदूर हैं वही तो देश चला रहे हैं, वही तो संपत्ति का निर्माता है। इनको बचाने के लिए इस देश के बजट में से और बजट के बाहर भी बहुत पैसा है। ये पैसा केंद्र का हो और राज्य का हो, दोनों मिलकर आज देश की जनता को बचाने के लिए, 80 करोड़ जनता की बचाने के लिए सिर्फ भाषण उपयोगी नहीं है। भाषण से कुछ नहीं होता है। अमल क्या करते हो आप बोलते क्या हो और अमल क्या करते हो, ये सवाल है। इसलिए आज कोविड लॉकडाउन के अवस्था में हमने 10 ऐसे बड़े जो एडवोकेट्स हैं उनकी एक टीम बनाई है। उन टीम के नंबर्स हमने मीडिया को दिए हैं और ये जो टीम है, इस टीम के पास हम एक डाटाबेस तैयार कर रहे हैं, जो सरकार को भी विनती की हमने और हम भी करेंगे कि भाई जो माइग्रेंट लेबर है, जो लेबर सरकार के रिकॉर्ड में है ही नहीं, उसको रिकॉर्ड पे लाओ, उसको एक स्टैट्यूटरी कवर दो, उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट तहत वर्कर का एक डेफिनेशन जो है उसके अंडर ले आओ, ताकि उनको कोर्ट में जाके सरकार के ये जो परिपत्रक है, जो डायरेक्शंस है, इस डायरेक्शन के हिसाब से वो कम से कम लॉकडाउन पीरियड में हम उनकी जो सैलरी है वो उन्हें मिले, उनको PDS सिस्टम से रेशन मिले, जिनके पास कार्ड नहीं उनके पास कार्ड करने का इंतज़ाम करें, उनको भी 10 किलो तक जो कुछ धान देना है, चावल देना है, तेल देना है, वो मिले, वो उनका हक है। जो केरल गवर्नमेंट ने किया, क्या वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं कर सकती? महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है।
बांद्रा जैसे इंसिडेंट गलत ढंग से जिन लोगों ने इनकैश करने की कोशिश की है उनको बात छोड़ दो, उनको इग्नोर करो। जनता उनको इग्नोर करेंगी। सरकार काम करती है, काम करते ही रहना चाहिए। इसलिए कामगार संगठन कृति समिति ने जो 15 सुझाव दिए हैं वो अच्छे सोच विचार के बाद दिए हैं। इसलिए भारतीय कामगार सेना की हमारी संगठना, आईटेक की हमारी संगठना, इंटक की हमारी संगठना, हमारी जो एनटीयूआई जैसी संगठना है या C2 जैसी संगठना है या HMH जैसी संगठना है या बहुत सारी संगठना है जो पुणे में, बम्बई में, नागपुर में, औरंगाबाद में, कोल्हापुर में, नासिक में, सभी जगह हमारे मेंबरशिप फैली हुई है। हम आप लोग अपील कर रहे हैं कि माइग्रेंट लेबर का डाटा इकट्ठा करो। वकीलों के जरिए हम उनका एक डाटाबेस लेके कोर्ट में एक पिटीशन तैयार कर रहे हैं और ये डाटाबेस लेके हम सरकार से कहेंगे कि भाई ये आपकी जनता है, इस जनता को आप संभालो, इनकी ज़िंदगी को संभालो, इनका रोज़गार संभालो, इनको वेतन दो, इनको धान राशन दो और बांद्रा और सूरत जैसे कांड इसके आगे ना हो, इसके लिए हम सबको काम करना है। आज के तारीख में सबको एक साथ मिलके ये जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, ये जो आर्थिक तरीके से पिछड़ा हुआ वर्ग है, जिसमें कोई धर्म, कोई जाति, कोई भाषा, ऐसा हम नहीं देखना चाहिए। ये हमारा है, ये उनका है, ये बात छोड़ दो और इनकी ज़िंदगी के लिए कामगार संगठन संयुक्त कृत्य समिति जो महाराष्ट्र का एक सबसे बड़ा 35 बड़े ट्रेड यूनियंस का प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म की तरफ से हम सरकार से अपील करते हैं कि भाई हमारी बात ध्यान से सुनो। इस तरीके से आगे हमको काम करना है एकजुट होके और कोरोना को हराना है, लेकिन आम आदमी को हमें जिंदा रखना है।